क्वेश्चन में दिया गया है इन एन एक्सपेरिमेंट पोटेंशियल is measured as 5.0 volt and current is measured as 2.00 ampere and calculate करना है maximum permissible error in resistance. So resistance को potential and current के साथ relate किया जा सकता है. R is equal to V by I Ohm's law के according. यानी जो V और I है दोनों का डिवीजन किसको रिप्रेजेंट करता है? R को रिप्रेजेंट करता है. दैट मीन्स जो रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है वो दोनों टर्म के डिवीजन से मिल रहा है. दैट मीन्स जो रूल लगेगा वो भी डिवीजन रूल लगना चाहिए. ठीक है, डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन पोटेंशियल प्लस फ्रैक्शनल चेंज इन करंट. ठीक है, विद प्लस माइनस है. क्लियर? नाउ अब हमें जो वैल्यू गिवन है वो केवल गिवन है आपके पास 5.0. सो वी कैन राइट, ध्यान से देखना, 5.0 प्लस माइनस 0.1. बिकॉज पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद आपके ट्रू नंबर में वन सिग्निफिकेंट नंबर है. दैट मीन्स जो एरर हमारे पास आ सकता है वो 0.1 के रिस्पेक्ट में आ सकता है. सो वी कैन राइट 5.0 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट. सिमिलरली अगर हम करंट कंसीडर करते हैं, सो वैल्यू ऑफ करंट इज 2.00. तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर आपको मिल सकता है 0.01 एंड यूनिट एम्पियर. नाउ वी कैन अप्लाई डेल्टा R by R is equal to plus minus 0.1 divided by 5 plus 0.01 divided by 2. Clear? 1 by 5 represent 0.2, so 0.1 by 5 represent 0.02 plus 1 by 2 represent 0.5 और दो पॉइंट्स आपके पास पहले से हैं, so value is 0.005. दोनों को आप कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू इज 0.025. तो 0.025 जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट एरर को, यानी फ्रैक्शनल एरर है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय वैल्यू. तो ये रिप्रेजेंट करता है आपकी फ्रैक्शनल एरर को. और फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर अगर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, सो नेक्स्ट हम परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो परसेंटेज एरर is equal to relative error multiply by 100%. और रिलेटिव एरर आप कैलकुलेट कर चुके हैं, द वैल्यू इज 0.025. तो 0.025 मल्टीप्लाई बाय 100%. तो आंसर इज 2.5%. क्लियर? सो आपसे पूछा गया था मैक्सिमम परमिसिबल एरर. सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज एंड करंट में आपको एब्सोल्यूट एरर्स गिवन नहीं था. तो हमने देखा कि पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, जितने नंबर आ रहे हैं वही आपका सिग्निफिकेंट नंबर के अकॉर्डिंग एरर भी जाना चाहिए. जैसे करंट हम 2.00 लिख रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ जो एरर आ सकता है वो 0.01 का आ सकता है. उसके अकॉर्डिंग आपने पहले कैलकुलेट किया यहाँ पर रिलेटिव एरर. तो वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर डेल्टा R by R इज इक्वल टू 0.025 एंड रिलेटिव एरर को फिर हमने कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज measuring devices, or we can say instruments. ठीक है, तो ये इसमें हमें प्रैक्टिकल अप्रोच को यूज करना होता है. हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मिनिमम लेंथ का मतलब जो सेंटीमीटर मिलीमीटर तक के लेंथ को मेजर करने के काम में आते हैं. जनरली जो इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं लेबोरेटरीज में, वो होते हैं, फर्स्ट इज वर्नियर कैलिपर. तो वर्नियर कैलिपर से हम मेजर कर सकते हैं अप टू 0.01 सेंटीमीटर. क्लियर? एंड सेकंड आता है हमारे पास स्क्रू गेज. स्क्रू गेज से हम मेजर कर सकते हैं अप टू 0.001 मिलीमीटर. ठीक,
मतलब अगर हमें ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो फिर हम यूज़ करते हैं किसका, स्क्रू गेज का, बिकॉज जो वैल्यू आपको मिलेगा वो 0.001 मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक हम उसकी वैल्यू को मेजर कर पा रहे हैं, तो जो रिजल्ट हमें मिलता है मोर प्रिसाइज मिलता है। अब न्यूमेरिकल में कभी कभी स्फेरोमीटर लिखा हुआ भी आता है, तो स्फेरोमीटर एंड स्क्रू गेज दोनों के न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम ही पैटर्न से सॉल्व होते हैं। डिवाइस में, इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिकल अप्रोच है आपका, न्यूमेरिकल अप्रोच है, वो बिल्कुल सिमिलर ही मिलेगा। तो दो डिवाइसेस हमें यहाँ पे स्टडी करना है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वन इज वर्नियर कैलिपर, सेकंड इज स्क्रू गेज। तो वी आर स्टार्टिंग विद वर्नियर कैलिपर। सो वर्नियर कैलिपर एक इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर एक मेन स्केल लगा हुआ है। मेन स्केल की जो रीडिंग आपने 0 से 7 तक देख रहे हैं, ये स्केल रिप्रेजेंट करता है किसको, मेन स्केल, और मेन स्केल फिक्स होता है, ठीक है। जैसे ये स्केल रखा है, ये फिक्स है। इसके ऊपर ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, ये होता है वर्नियर स्केल, ठीक है। और वर्नियर स्केल हमें दिख रहा है ग्रुप की तरह, दैट मीन्स ये इस रोड के ऊपर इस तरीके से मूव कर सकता है। तो सेम ये जो ग्रीन ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है जिसको हमने नाम दिया है वर्नियर स्केल, ये इस मेन स्केल के ऊपर रिवॉल्व, मतलब ये लेफ्ट एंड राइट जा सकता है, मोशन कर सकता है, ठीक है। जिस भी डिवाइस को हमें मेजर, जिस भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को हमें मेजर करना है, उस ऑब्जेक्ट को इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पुट कर दिया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे रखा और इस ग्रीन स्केल को आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं, जब तक यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से पैक नहीं हो जाए, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद हम यहाँ पर रीडिंग देखते हैं। रीडिंग किस तरीके से ली जाती है वो भी आप समझेंगे। ये जो 0 से 7 तक लिखा है, ये आपका है मेन स्केल, तो इसको आप बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग। और जो वर्नियर स्केल पे रीडिंग आ रही है, ये जो ब्लू में हमने रिप्रेजेंट किया है, इसको आप बोलते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट एक बार और समझिए। सबसे पहले एक मेन स्केल होता है जो बिल्कुल व्हाइट में बना हुआ है, ये फिक्स होता है। इसकी ये ग्रेजुएटेड होता है सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। जैसे 0 से हमारी रीडिंग स्टार्ट हुआ, 0 से 1 सेंटीमीटर, तो बीच में 10 पार्ट यहाँ पे गिवन है जो मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये होता है आपका सेंटीमीटर मिलीमीटर में रिप्रेजेंट। सेकेंड बना हुआ है ये ग्रीन स्केल, जिसको आप बोलते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का जो रीडिंग होता है वो वर्नियर स्केल रीडिंग कहलाता है, जिसको आप VSR से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जिस ऑब्जेक्ट का लेंथ या डायमीटर हमें कैलकुलेट करना है, उसको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पुट कर दिया जाता है। तो उस ऑब्जेक्ट को आपने पुट कर दिया और ग्रीन स्केल को बिल्कुल लेफ्ट के अंदर शिफ्ट कर दिया। जब वो आके रुक जाएगा, मान लीजिए हमें इसका लेंथ मेजर करना है, तो एक पॉइंट ये, और जो सेकेंड ग्रीन स्केल है वो यहाँ तक आ गया। अब ये इस तरीके से फिक्स हो गया, ठीक। अब रीडिंग हम किस तरीके से लें, इस पॉइंट को हम समझें। लेकिन रीडिंग पे जाने से पहले कुछ टर्म्स है जिसको हमें समझना जरूरी है। फर्स्ट टर्म हमारे पास आता है, या अगर हम डिटेल की बात करें कि इंस्ट्रूमेंट्स को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट वन इज इट कंसिस्ट ऑफ मेन स्केल। यहाँ पर एक मेन स्केल होता है जो ग्रेजुएटेड होता है, दैट मीन्स वहाँ से मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर या मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर मिलीमीटर की टर्म में उसके ऊपर ग्रेजुएटेड। ग्रेजुएटेड का मतलब हम उससे कितना मेजर कर पा रहे हैं, या वहाँ पे जो रीडिंग्स है वो किस तरीके से डिफाइन हुई है। जैसे 0 सेंटीमीटर में हमने लिया तो 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, एंड हम इससे मिलीमीटर भी मेजर कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। और वो आपके पास मार्क भी है, स्केल के ऊपर मार्क भी है, यानी जो मेन स्केल है वो ग्रेजुएटेड है सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर को मेजर करने के लिए, ठीक है। और इसके ऊपर अवर विच अ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल को हम और क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी स्केल भी बोला जाता है। अवर विच अ वर्नियर स्केल कैन स्लाइड, इसके ऊपर मोशन करने के लिए फ्री होता है, कैन स्लाइड अलोंग द लेंथ, ठीक है। जैसा अभी हमने समझा कि स्केल के ऊपर एक वर्नियर स्केल लगा है जिसको हम लेफ्ट एंड राइट खिसका सकते हैं ऑब्जेक्ट की डायमेंशन के अकॉर्डिंग। सो इट कंसिस्ट अ मेन स्केल ग्रेजुएटेड in centimeter and millimeter over which a vernier scale can slide along the line. Clear? Second point, generally division in vernier scale are smaller in size than division of main scale.
कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो हम ग्रेजुएटेड कर रहे हैं स्केल्स को, तो यहाँ हमने रिप्रेजेंट किया है मिलीमीटर में। सेकेंड, यहाँ पे जो स्केल ग्रेजुएटेड है वो मिलीमीटर से भी कम साइज में ग्रेजुएटेड होता है, तभी हम इसका यूज करके मेजरमेंट कर सकते हैं अप टू 0.001 मिलीमीटर। ठीक है, यानी जो रिजल्ट हमें मिलता है मोर प्रिसाइज मिलता है। तो जनरली वर्नियर स्केल के डिवीजन स्मॉलर होते हैं किसके रेस्पेक्ट में, मेन स्केल डिवीजन के रेस्पेक्ट में स्मॉलर बनाए जाते हैं, जिससे रिजल्ट हमें मोर प्रिसाइज मिलता है। तो जनरली डिविजन्स इन वर्नियर स्केल आर स्मॉलर इन साइज देन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। नेक्स्ट, लिस्ट काउंट। अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट क्या होता है, पहले भी हमने समझा है कि जितना मिनिमम वैल्यू हम उससे मेजर कर पा रहे हैं वो उसका लिस्ट काउंट होता है। सो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम कितनी मिनिमम वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू को मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली, वो होता है लिस्ट काउंट। ठीक है, अब वर्नियर स्केल की टर्म में लिस्ट काउंट क्या होता है, इस पॉइंट को हम समझें। फॉर वर्नियर स्केल, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन, जो हमने समझा था अभी कि मेन स्केल का डिवीजन ज़्यादा होते हैं, वर्नियर स्केल का जो सेपरेशन होता है वो कम होता है। तो वन मेन स्केल डिवीजन और वन वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच का जो सेपरेशन है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लिस्ट काउंट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी कैन राइट लिस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर? नेक्स्ट, लेट अ मेन स्केल नंबर दिया आपको, ए मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद बी वर्नियर स्केल डिवीजन। तो क्या ये लेंथ को सेम लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे? एक छोटे से एग्जांपल से समझना। मानो हम दो तरीके के स्केल कंसीडर कर रहे हैं। क्या कंसीडर करें? दो स्केल कंसीडर कर रहे हैं। फर्स्ट स्केल आपका है जिसमें जो ग्रेजुएटेड है वो सेंटीमीटर की टर्म में ग्रेजुएटेड है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है 0, देन 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 1 मोर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्केल हमने फर्स्ट स्केल हमने कंसीडर किया जो ग्रेजुएटेड है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। सेकंड स्केल भी हम कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन ये जो ग्रेजुएटेड है वो ग्रेजुएटेड आपने किया है 0.8 सेंटीमीटर के लिए। किसके लिए ग्रेजुएटेड किया है? 0.8 सेंटीमीटर के लिए, दैट मीन्स 8 मिलीमीटर के लिए। तो फर्स्ट वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो रिप्रेजेंट करेगा 0.8 को। सेकेंड वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगा जो रिप्रेजेंट करेगा 1.6 को। थर्ड वैल्यू आपको यहाँ मिलेगा जो रिप्रेजेंट करेगा 2.4 को। फोर्थ हमें यहाँ मिलेगा जो रिप्रेजेंट करेगा 3.2 को। एंड फिफ्थ वो इसके कॉन्सेप्ट करेगा जो रिप्रेजेंट करेगा 4 को। यहाँ पर आपने दो स्केल कंसीडर करें हैं। फर्स्ट स्केल के लिए हमने ग्रेजुएटेड किया है इसको 1 सेंटीमीटर के लिए। सेकेंड स्केल को हमने ग्रेजुएटेड किया है 0.8 सेंटीमीटर के लिए। अब आपसे पूछा गया, ध्यान से समझना, बिकॉज कॉन्सेप्ट सेम, दो स्केल आपने कंसीडर करें, दोनों की जो वैल्यूज आ रही हैं वो अलग अलग है। जैसे अगर हम फर्स्ट को मेन स्केल कंसीडर करें, सेकंड को वर्नियर स्केल कंसीडर कर लें, मान लो, तो मेन स्केल में अगर आपसे पूछा जाए कि 4 सेंटीमीटर लाने के लिए कितने पार्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो आप बोलेंगे 4 सेंटीमीटर मेजर करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी 1 2 3 4 पार्ट की। ठीक है, मेन फर्स्ट वाले स्केल में 4 सेंटीमीटर के लिए हमें कितने पार्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी? 4। सेकेंड स्केल को अगर हम कंसीडर करते हैं तो सेकेंड स्केल के लिए आप बोल सकते हैं कि अगेन 4 सेंटीमीटर मेजर करने के लिए आपको कितने पार्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी? 5 पार्ट। क्लियर? तो आप ये बोल सकते हैं 4 पार्ट्स, ध्यान देना बिकॉज वो सेम लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। आप बोल सकते हैं 4 पार्ट्स ऑफ फर्स्ट स्केल गिव्स सेम डिस्टेंस एज गिवन बाय 5 पार्ट ऑफ सेकेंड स्केल। फर्स्ट स्केल को आपने ग्रेजुएटेड किया है 1 सेंटीमीटर के लिए। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर का अगर ग्रेजुएशन है तो 4 सेंटीमीटर मेजर करने के लिए मैं कितने पार्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी? 4 की। सेकेंड स्केल आपका ग्रेजुएटेड है 0.8 सेंटीमीटर के लिए,
सो अगेन 4 सेंटीमीटर मेजर करने के लिए हमें कितने पार्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? 5 की। क्या ये दोनों सेम ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे? 4 इंटू 1 4 सेंटीमीटर एंड 5 इंटू 0.8 ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी सेम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम कर रहे हैं किसके लिए? वर्नियर कैलिपर के लिए। वर्नियर कैलिपर के लिए आप ये बोलते हैं, ध्यान से समझे, कि ए मैन स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद बी वर्नियर स्केल डिवीजन। दैट मीन्स दोनों सेम ही लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वी कैन राइट ए मैन स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद बी वर्नियर स्केल डिवीजन। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, न्यूमेरिकल अब किस तरीके से सॉल्व करें, ध्यान दें। सेकेंड हमें बोला गया लिस्ट काउंट के लिए। तो लिस्ट काउंट आपने जनरेट किया था मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल से। So list count is equal to main scale reading minus vernier scale reading. So this is second equation. अब इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो ध्यान दें, मेन स्केल में से हम वर्नियर स्केल की रीडिंग माइनस कर सकते हैं, बिकॉज इक्वेशन 1 से वी कैन राइट V as A by B multiply by M. So we can write M minus A by B M, which is equal to M 1 minus A by B. तो ये पार्ट आपके न्यूमेरिकल का। दो इक्वेशन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है, फर्स्ट A part of main scale coincides with B part of vernier scale. Second, list count we can calculate by using 1 main scale reading minus 1 vernier scale reading, यानी M minus V से हम लिस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जितना भी न्यूमेरिकल में हमें डेटा दिया होता है वो सब इसी से रिलेट होता है। ठीक है, सीधे हम इक्वेशन 1 और 2 में वैल्यू पुट करते हैं और हमें लिस्ट काउंट कैलकुलेट हो जाता है। नोट करें। नेक्स्ट पॉइंट हमें मिलता है एक जीरो एरर का। जीरो एरर क्या होता है, इस पार्ट को समझे। हमने एक समझा था पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी अगर इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी हो तो जो रीडिंग में एरर जनरेट होता है वो इंस्ट्रूमेंट के कारण जनरेट हुआ, जिसको आप बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। उसी को आप रिप्रेजेंट करते हैं जीरो एरर से। ध्यान दें, इफ जीरोस ऑफ बोथ द स्केल्स डू नॉट कोइंसाइड देन इंस्ट्रूमेंट हैज एन एरर नोन एज जीरो एरर। मानो ये जो हमने मेन स्केल लिया है और जो सेकंड आपने वर्नियर स्केल लिया है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर नहीं कर रहे हैं तो वर्नियर स्केल को आप पूरा लेफ्ट में शिफ्ट कर दोगे। लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये पॉइंट दोनों का कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और दोनों के जीरो एक ही जगह पे कोइंसाइड होने चाहिए। लेकिन अगर दोनों एक ही जगह पे जीरो दोनों के कोइंसाइड नहीं होते, जैसे हमारे एक डायग्राम के अकॉर्डिंग आप समझे कि मेन स्केल के लिए जीरो आ रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपने ये ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट किया है, और वर्नियर स्केल का जीरो आ रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों कोइंसाइड नहीं हो रहे। अगर दोनों कोइंसाइड नहीं हो रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर हैज जीरो एरर। ठीक है, यानी इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ ना कुछ एरर है और इस एरर को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करें, रीडिंग में इसका किस तरीके से यूज करें, वो पॉइंट हम समझे। जीरो एरर मतलब इंस्ट्रूमेंट के पास एरर है और मेन स्केल वर्नियर स्केल के जीरो एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो इस टाइप पे जो एरर, इस टाइम पे जो एरर जनरेट होता है, ड्यू टू दिस जो एरर जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो एरर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका रीडिंग में हम किस तरीके से यूज करें वो पॉइंट आप समझें कि जीरो एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मेजर्ड लेंथ, यानी जितना रीडिंग आप लेंगे उसमें से जीरो एरर को हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी माइनस करोगे जीरो एरर को। कभी कभी न्यूमेरिकल में हमें जीरो एरर के बजाय टर्म दिया जाता है जीरो करेक्शन। ठीक है, तो दोनों न्यूमेरिकली तो इक्वल होते हैं, लेकिन जो करेक्शन वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है कि एरर का नेगेटिव इज करेक्शन। ध्यान दें, जीरो एरर को हमेशा हमें क्या करना है, मेजर्ड लेंथ में से सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी हमें फर्दर फॉर्मूले में समझ में आएगा। लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल में लैंग्वेज गिवन होता है अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ऑफ न्यूमेरिकल, वहाँ गिवन होता है जीरो एरर के प्लेस पर जीरो करेक्शन। तो अगर आपको जीरो करेक्शन दिया तो जीरो करेक्शन को आप जीरो एरर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और दोनों में रिलेशन क्या है, जीरो करेक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ जीरो एरर। मान लो
जीरो एरर आपको गिवन है 0.1, तो जीरो करेक्शन कितना मिलेगा -0.1। दोनों इसी तरीके से रिलेट करते हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है, जो भी रीडिंग हम जनरेट कर रहे हैं एक्चुअल रीडिंग लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो एरर को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको करेक्शन दिया है तो या तो आप करेक्शन को प्लस कर दो या फिर करेक्शन को पहले जीरो एरर में कन्वर्ट कर दो और जो फॉर्मूला हमारे पास है माइनस करने का वो आप डायरेक्टली यूज कर लें। नेक्स्ट रीडिंग। अब रीडिंग किस तरीके से जनरेट होती है उस पॉइंट को हम समझें। फर्स्ट होता है आपके पास ऑब्जर्व वैल्यू, यानी ऑब्जर्व वैल्यू जो उसका वैल्यू हम मेजर कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं मेन स्केल रीडिंग, जिसको आप MSR से भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। और ये आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा, कितने मेन स्केल इतने वर्नियर स्केल पे कोलाइड कर इतना मेन स्केल आ रहा है, वर्नियर स्केल पे रीडिंग कितना है, लिस्ट काउंट आपने सॉल्व करना सीखा है AM=BV से। तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑब्जर्व वैल्यू होता है कैलकुलेट होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। लेकिन अगर आपको एक्चुअल रीडिंग चाहिए और न्यूमेरिकल में आपको जीरो एरर भी गिवन है तो फिर हम यूज करेंगे ऑब्जर्व वैल्यू माइनस जीरो एरर। न्यूमेरिकल में अगर हमें जीरो एरर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ना दिया गया है ना पूछा गया है, तो फिर हम इसको यूज नहीं करते हैं और जो ऑब्जर्व वैल्यू होता है दैट इज योर आंसर। एक्चुअल रीडिंग को हम तभी सॉल्व करेंगे जब आपको क्वेश्चन के अंदर जीरो एरर दिया गया हो या जीरो करेक्शन दिया गया हो। अगर हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जीरो एरर कितना है तो ऑब्जर्व वैल्यू को ही आप करेक्ट वैल्यू कंसीडर करते हैं, जो हम कैलकुलेट करते हैं मेजर्ड मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। तो ये फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नाउ न्यूमेरिकल में गिवन है 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। सो मेन स्केल के जो आपको डिवीजन दिए गए हैं वो वहाँ पर 1 सेंटीमीटर 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। जैसा हमने पहले भी डायग्राम में समझा है कि सबसे पहले जो वर्नियर स्केल आपको दिया जाता है, वर्नियर स्केल में होता है एक मेन स्केल और मेन स्केल आपका किसी पार्ट में डिवाइड होगा। तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था कि 1 सेंटीमीटर और मिलीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर आपका 10 मिलीमीटर में डिवाइड होता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो जो स्केल आपको दिया गया है वो इसी तरीके से ग्रेजुएटेड है कि वहाँ पर 10 पार्ट्स 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो वी कैन राइट 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो क्या हम 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? वी कैन राइट 1/10 सेंटीमीटर और MSD को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल M से। तो 1M यानी मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। ठीक है, यानी आपने 1 मेन स्केल डिवीजन कितना रीड कर सकता है मिनिमम वो मेजर कर लिया बाय गिवन expression. So 1 centimeter main scale divided into 10 equal parts. Now next line में हमें given है 20 division of vernier scale coincides with 19 division of main scale. जैसा हमने स्केल की टर्म में समझा था कि A part of main scale is equal to B part of vernier scale. So 19 division of main scale is equal to 20 divisions of vernier scale. और यहाँ से हमें वैल्यू किसका कैलकुलेट करना होता है? V का। So V is equal to 19/20 मेन स्केल। क्लियर? पहले आपने 1 MSD का वैल्यू कैलकुलेट किया, 1 MSD के बाद हमने V का वैल्यू कैलकुलेट किया कि वर्नियर स्केल रीडिंग और मेन स्केल रीडिंग किस तरीके से रिप्रेजेंट एक दूसरे को रिलेट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं लिस्ट काउंट। क्वेश्चन में हमें दिया गया है coincides with 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, देन फाइंड लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल, यानी वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट हमें कैलकुलेट करना है। सो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। सो मेन स्केल माइनस वैल्यू 19/20 मल्टीप्लाई बाई है, कैलकुलेट करें एंड कॉमन आ गया। सो 20 वी कैन से 1 माइनस 19/20। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद वैल्यू m/20। सो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू m/20। ध्यान दें m का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 1 मिलीमीटर। सो 1 मिलीमीटर
एंड कितने पार्ट्स, डिवाइड बाय 20. सो 1/2 रिप्रेजेंट करता है 0.5 को, सो 1/20 रिप्रेजेंट करेगा 0.05 मिलीमीटर. दिस इज लिस्ट काउंट. नोट कर. Next question में हमें given है 1 centimeter of main scale of vernier caliper is divided into 10 equal parts. Again 1 centimeter 10 equal part में divide है. तो first हम क्या calculate कर सकते हैं? First हम calculate कर सकते हैं main scale reading. So 10 main scale division is equal to 1 centimeter. So 1 main scale division is equal to 1/10 centimeter. You can write 0.1 centimeter और 1 millimeter. सबसे पहले आपने 1m का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया. नाउ सेकेंड पॉइंट इज 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद 8 डिवीजन ऑफ मेन स्केल. यानी वर्नियर के 10 और मेन स्केल के 8 डिवीजन सेम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो वी कैन राइट 10v इज इक्वल टू 8m. और यहाँ से हमने v का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया. v इज इक्वल टू 8/10 मल्टीप्लाई बाय m और 4/5 m. and 1m is equal to 1 millimeter. यह पहले कैलकुलेट कर चुके हैं. सेकेंड रिलेशन इज v इज इक्वल टू 4/5 कैपिटल M. एंड न्यूमेरिकल में कैलकुलेट हमें करना है एंड फाइंड लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल. यानी लिस्ट काउंट कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है. ध्यान दें. तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन. यानी m माइनस v. v आपने कैलकुलेट किया है 4/5 m. So list count is equal to m/5 and value of m is 1 millimeter. So we can write 1 millimeter divided by 5. So 1/5 is 0.2 millimeter. Not correct. Next, for a vernier caliper, if main scale reads 10 millimeter and first division of vernier scale coincides with the main scale, ठीक है, then find length of the object. Given क्या है? 10 mhd is equal to 1 centimeter and 10 vhd is equal to 9 mhd. तो ये डेटा तो आपको गिवन है लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए. एंड सेकेंड हमसे पूछा है लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट. तो एक्चुअल रीडिंग के लिए ध्यान दें, एक्चुअल रीडिंग कैलकुलेट होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट माइनस 0 एरर. क्लियर. अब इन सब टर्म को हम किस तरीके से रिलेट करें वो पॉइंट आप समझें. जो डेटा हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करें. सो आपको फर्स्ट दिया है 10 mhd इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. 10 mhd इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट पॉइंट 10 mhd is equal to 1 centimeter. So 1m is equal to 1/10 centimeter. So 1m का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया 1 मिलीमीटर. ठीक. सेकेंड आपको रिलेशन गिवन है 10 vhd is equal to 9 mhd. So 10 vhd is equal to 9 mhd. तो आपने 1 vhd का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया 9/10 m.
नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है लिस्ट काउंट, बिकॉज उसके में रिक्वायरमेंट है। सो लिस्ट काउंट हम कैलकुलेट करते हैं m माइनस v से, क्लियर। सो मैन वैल्यू माइनस v वैल्यू, और v को आपने रिलेट किया है 9/10 m, so you can write m minus 9/10 m, so list count is equal to m/10. So list count is equal to 1 millimeter by 10, which is equal to 1/10 millimeter. So list count हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास लिस्ट काउंट का आंसर है। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है कि सिस्टम की या जो ऑब्जेक्ट आपको दिया है उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है। तो एक्चुअल लेंथ के लिए हमें रिक्वायरमेंट है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। लिस्ट काउंट आपने कैलकुलेट कर लिया एंड लास्ट वन इज जीरो एरर। तो जीरो एरर के बारे में न्यूमेरिकल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जीरो एरर हम जीरो ही कंसीडर करेंगे बिकॉज गिवन नहीं है। तो जीरो एरर इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड टाइम आपको दिया है मेन स्केल रीड्स 10 मिलीमीटर। सो मेन स्केल रीडिंग वो आपको गिवन है 10 मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल के कितने पार्ट कोइंसाइड कर रहे हैं? फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल, ठीक है। यानी वर्नियर स्केल पे जो रीडिंग आ रही है वो एक डिवीजन, क्लियर। देन फाइंड लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो ये सब वैल्यूज आप पुट करें, ध्यान देना। एक्चुअल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल कितना रीड कर रहा है? 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर। जीरो एरर यहाँ पर एब्सेंट, सो वैल्यू इज 10 प्लस 0.1 मिलीमीटर एंड एक्चुअल रीडिंग इज 10.1 मिलीमीटर, जो ऑब्जेक्ट की लेंथ आ रही। नोट करें। यहाँ तक का प्रोसीजर सेम था जब तक हमने लिस्ट काउंट कैलकुलेट किया है। सेम प्रोसीजर प्रीवियस टू क्वेश्चन में भी हमने लिस्ट काउंट ही कैलकुलेट किया है। यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में आपसे रीडिंग भी पूछी गई है कि ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है। तो ऑब्जेक्ट के लेंथ के लिए हमें मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट माइनस जीरो एरर परफॉर्म करना है। जीरो एरर जीरो की भी है, लिस्ट काउंट आपने कैलकुलेट किया है। एंड मेन स्केल है वर्नियर स्केल पे कितनी रीडिंग आ रही है वो न्यूमेरिकल में गिवन है कि मेन स्केल रीड्स 10 मिलीमीटर एंड फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्सेप्ट्स। तो जितने स्केल जितना आपका स्केल कॉन्सेप्ट करते हैं, जितने डिवीजन आपके कॉन्सेप्ट करते हैं, वही आपके वर्नियर स्केल का रीडिंग होता है। सो VSR हमें मिला 1, MSR का वैल्यू 10, लिस्ट काउंट हमने कैलकुलेट किया 0.1 मिलीमीटर एंड क्वेश्चन हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी आर डिस्कसिंग स्क्रू गेज। तो फर्स्ट हमने देखा लीनियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर आपको रीड करके देता है 0.201 मिलीमीटर तक, और स्क्रू गेज से हम मेजर कर सकते हैं 0.001 मिलीमीटर। इसका मतलब जो स्क्रू गेज है वो वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा एक्यूरेट है और ज़्यादा उससे हम प्रिसाइज वैल्यू को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि स्क्रू गेज का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है। यहाँ पर एक स्केल बना हुआ है, इस स्केल को हम बोलते हैं लीनियर स्केल। सेकेंड यहाँ पर एक और स्केल है जिसको हम रोटेट कर सकते हैं। ध्यान दें, जिस तरीके से हम इसको को रोटेट करते हैं कि अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो वो इन्वर्ट जाएगा, दैट मींस वो टाइट हो जाता है, और जैसे जैसे अगर हम उसको लूज करना होता है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो इसी तरीके से आप इस सर्कुलर हेड से, यहाँ पर आपको गिवन है सर्कुलर हेड, और सर्कुलर हेड को यूज करके अगर हम इसको क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोवाइड करेंगे तो ये जो स्केल है ये आगे की तरफ रहेगा, ठीक है। और जिस ऑब्जेक्ट का डायमेंशन हमें मेजर करना है उस ऑब्जेक्ट को आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अप्लाई करें, ठीक है, जिसका हमें लेंथ, डायमीटर, ठीक है, रेडियस कुछ भी मेजर करना हो तो उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। जनरली हम लेंथ या डायमीटर ही कैलकुलेट करते हैं, रेडियस वगैरह हम फिर न्यूमेरिकली इसको कैलकुलेट आगे कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास होता है लीनियर स्केल, सेकंड हमारे पास एक सर्कुलर हेड। सर्कुलर हेड को अगर हम रोटेशन प्रोवाइड करेंगे तो ये जो सर्कुलर हेड है लीनियर स्केल पर आगे बढ़ेगा, और यहाँ जो रीडिंग्स यानी जो स्केल है इसको आप बोलते हैं सर्कुलर स्केल।
बोला जाता है सर्कुलर स्केल। ठीक है, अब अगर हम डिवाइस की बात करते हैं तो डिवाइस में जीरो बिल्कुल यहाँ मिडिल में आना चाहिए और इसी जीरो के बिल्कुल सामने ये जो लाइन बन रही है इस लाइन को हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन। तो जीरो इस रेफरेंस लाइन को करना चाहिए कॉन्सेप्ट, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल एक परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट होगा। लेकिन अगर सर्कुलर स्केल का जीरो और लीनियर स्केल की जो रेफरेंस लाइन है दोनों कॉन्साइड नहीं करती है तो इंस्ट्रूमेंट के पास जीरो एरर भी जनरेट होगा। अब आगे पॉइंट समझिए कि अगर हम इसको रोटेट करें, ठीक है, अगर हम इसको रोटेट करते जा रहे हैं तो एक कंप्लीट रोटेशन में एक बार पूरा साइकिल कंप्लीट करने में जो सर्कुलर हेड है वो लीनियर स्केल पे कितना आगे बढ़ा उसको हम बोलते हैं पिच। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आता है विच इज पिच। पिच का डेफिनेशन है डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू हेड व्हेन सर्कुलर स्केल कंप्लीट्स वन रोटेशन। यानी सर्कुलर स्केल अगर अपना कंप्लीट रोटेशन कर ले तो वो लीनियर स्केल पे कितना आगे बढ़ेगा। इस टर्म को हम किस टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पिच से। यानी डिस्टेंस मूव्ड ऑन लीनियर स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ फुल रोटेशन। न्यूमेरिकल में हो सकता है कि आपको वन रोटेशन का दिया जाए कि वन रोटेशन में ये 0.1 सेंटीमीटर आगे बढ़ गया, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ रोटेशन ज्यादा दिए जाए कि 10 रोटेशन में ये 0.1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर एडवांस हो गया, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि वन रोटेशन पे कितना बढ़ेगा, वन रोटेशन में जितना लीनियर डिस्टेंस ये कवर करता है स्क्रू गेज उसी टर्म को हम उसी डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेफिनेशन एक बार और समझो, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू गेज हेड व्हेन सर्कुलर स्केल कंप्लीट्स वन रोटेशन। यानी लीनियर स्केल पे जितना डिस्टेंस मेजर करेगा आगे बढ़ेगा एडवांस जाएगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ फुल रोटेशन, किसका वैल्यू देगा, पिच का। नाउ सेकंड टर्म इज लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट अगेन अगर हम लिस्ट काउंट मेजर करते हैं तो लिस्ट काउंट होता है कि जितना मिनिमम हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर पा रहे हैं वो उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट होता है। स्क्रू गेज की टर्म में लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैप डिवीजन। जो सर्कुलर हेड है उसको हम कैप टर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कभी-कभी न्यूमेरिकल में लिखा जाता है कि कैप इन टर्म्स ऑफ कैप, ठीक है। तो पिच हम किस तरीके से सॉल्व करें, तो लिस्ट काउंट हम किस तरीके से सॉल्व करें, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। यानी पिच जो हमने पहले कैलकुलेट किया है डिवाइडेड बाय जो सर्कुलर स्केल आपको गिवन है इसके कितने पार्ट हैं। जनरली में दिया जाता है कि 100 पार्ट हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में 200 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। यानी जैसा हमें डेटा दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। तो पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल ये रिप्रेजेंट करता है लिस्ट काउंट को। सो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट हम फॉर्मूला नंबर 2 से कैलकुलेट करते हैं एंड पिच हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला नंबर 1 डिस्टेंस मूव्ड ऑन द लीनियर स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ फुल रोटेशन। तो दोनों फॉर्मूलेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पिच, सेकंड लिस्ट काउंट, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन सर्कुलर स्केल। फिर नंबर आता है किसका, जीरो एरर का। जीरो एरर हम पहले भी समझ चुके हैं, हर इंस्ट्रूमेंट के पास एक एरर हो सकता है जो इंस्ट्रूमेंटल एरर बनेगा। अब जीरो एरर यहाँ पे कब बनता है, इस पॉइंट को आपने पहले समझा। फॉर परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल मस्ट कोइंसाइड विद द रेफरेंस लेवल ऑफ द लीनियर स्केल। हम डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो डायग्राम में सर्कुलर स्केल का जीरो और रेफरेंस लेवल लीनियर स्केल का रेफरेंस लेवल दोनों बिल्कुल कोइंसाइड करने चाहिए। अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो जीरो एरर जीरो रहेगा, लेकिन अगर कोइंसाइड नहीं कर रहे जैसा कि हमारे डायग्राम में दिया है, जैसे जीरो आ रहा है आपका थोड़ा सा नीचे और जो लीनियर स्केल बन रहा है लीनियर स्केल का जो रेफरेंस पॉइंट है थोड़ा सा ऊपर है, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट के पास जीरो एरर रहेगा, ठीक है। डेफिनेशन वाइज जीरो एरर फॉर परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल मस्ट कोइंसाइड विद द रेफरेंस लेवल ऑफ द स्केल। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जीरो एरर रहेगा। अब जीरो एरर आपका पॉजिटिव कब कंसीडर होगा, इस पॉइंट पे ध्यान दें। जीरो एरर इज पॉजिटिव व्हेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, यानी सर्कुलर स्केल का जो जीरो आ रहा था वो रेफरेंस लेवल से ऊपर। अगेन डायग्राम में,
ठीक है, डेफिनेशन पे आप ध्यान दें, डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ें। जीरो एरर इज पॉजिटिव व्हेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज अबव द रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन से अगर ऊपर है तो एरर आपका पॉजिटिव रहेगा। तो जो हमने यहाँ पे डायग्राम कंसीडर किया, इसमें जीरो नीचे आ रहा है और रेफरेंस लेवल ऊपर बन रहा है, तो जो जीरो एरर आएगा वो किस तरीके का आना चाहिए? वो आना चाहिए नेगेटिव, बिकॉज अगर जीरो रेफरेंस लाइन से ऊपर होता है तो जीरो एरर पॉजिटिव होगा, अदरवाइज जीरो एरर हम क्या कंसीडर करेंगे? नेगेटिव। ठीक है, तो ये सब न्यूमेरिकल का पार्ट है, जिस तरीके से आपको डेटा दिया जाए उस तरीके से हम इसको यूज करते चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है रीडिंग। तो रीडिंग आप दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट होता है ऑब्जर्व रीडिंग। ऑब्जर्व रीडिंग में जिस तरीके से आपने पहले लिखा था मेन स्केल रीडिंग, इसके लिखा था 1 ईयर कैलिपर प्लस लीनियर स्केल, सॉरी मेन स्केल रीडिंग प्लस 1 ईयर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लिस्ट। ये हमने सॉल्व किया था 1 ईयर कैलिपर के लिए। सिमिलर रिजल्ट यहाँ पे भी चल रहा है। जो लीनियर स्केल है वो आपका मेन स्केल है, सर्कुलर स्केल वहाँ पे 1 ईयर स्केल की तरह वर्क करता है। सो ऑब्जर्व रीडिंग फॉर स्क्रू गेज इज लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। और लिस्ट काउंट आपने कैलकुलेट किया पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर हेड। और फिर पिच आपने पहले कैलकुलेट किया था कि 1 कंप्लीट रोटेशन में स्क्रू कितना एडवांस हो गया है, मतलब लीनियर डिस्टेंस कितना कवर कर पा रहा है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में आपको जीरो एरर गिवन हो तो ऑब्जर्व रीडिंग में से जीरो एरर को आपको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको कौन सी रीडिंग मिलेगी? एक्चुअल रीडिंग मिलेगी। नोट करें, सिंपल फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, मेन स्केल प्लस 1 ईयर स्केल इनटू लिस्ट काउंट, जैसा 1 ईयर कैलिपर में था सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर। लीनियर स्केल प्लस सर्कुलर स्केल मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। नाउ न्यूमेरिकल सम किस तरीके से अटेम्प्ट? न्यूमेरिकल के लिए ऑप्शन हमें दिया गया है कि स्क्रू गेज हैज 100 इक्वल डिविजन्स मार्क्ड ऑन सर्कुलर स्केल। मतलब सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है? 100। ठीक है, 1 फुल रोटेशन एडवांसेस स्क्रू बाय 0.1 सेंटीमीटर। एक फुल रोटेशन में स्क्रू कितना एडवांस हुआ? 0.01 सेंटीमीटर। मतलब लीनियर डिस्टेंस कितना कवर किया? 0.01 सेंटीमीटर। और हमें कैलकुलेट करना है लिस्ट काउंट। तो हमें इस तो पहले से एक फुल रोटेशन में कितना जाता है वही तो पिच होता है। तो वैल्यू आपको गिवन है किसका? पिच का। कैलकुलेट क्या करना है? लिस्ट काउंट। So we can directly calculate list count is equal to pitch divided by number of divisions on circular scale. तो circular scale में कितने डिवीजन गिवन? So list count is equal to पिच का वैल्यू आपको गिवन है 0.01 सेंटीमीटर एंड पार्ट्स आपको गिवन है 100। तो 0.01 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100। तो यहाँ डिस्काउंट रहेगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर और इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर 10⁻³ मिलीमीटर, जैसा ऑप्शन में दिया था। सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में आंसर, मिलीमीटर में दिया तो मिलीमीटर में हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ध्यान, न्यूमेरिकल का लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आपको दिया जाए वैसे हम यूज करें। स्क्रू गेज 100 इक्वल डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, यानी सर्कुलर स्केल की डिवीजन आपको गिवन 1 रोटेशन एडवांसेस 0.01 सेंटीमीटर। दैट मींस न्यूमेरिकल में डायरेक्टली आपको पिच गिवन और पिच यूज करके हम डायरेक्ट क्या सॉल्व कर सकते हैं? लिस्ट काउंट सॉल्व कर सकते हैं। सो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, वैल्यू सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज 100। तो सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन है? 100। एंड नंबर ऑफ फुल रोटेशन कितने प्रोवाइड करे हैं? नंबर ऑफ फुल रोटेशन आपने प्रोवाइड किए हैं 8। और इसको कितना डिस्टेंस आगे मूव कर पा रहा है? डिस्टेंस मूव कर रहा है 40 मीटर। न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़ें। न्यूमेरिकल में लिखा है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज 100 एंड नंबर ऑफ फुल रोटेशन गिवन टू द स्क्रू इज 8 एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ऑन द लीनियर स्केल इज 4 मिलीमीटर। इसका मतलब स्क्रू हेड को 8 बार घुमाने पर लीनियर स्केल पर स्क्रू कितना आगे बढ़ा? 4 मिलीमीटर। मतलब लीनियर एडवांस कितना हुआ? 4 मिलीमीटर। तो यहाँ से हम क्या सोल्व कर सकते हैं? पिच। और फिर
आपको सर्कुलर हेड दिया हो, सर्कुलर हेड के पार्ट्स दिए हुए, डिवीजन वो है 100 और पिच डिवाइडेड बाय 100 से हमें क्या मिल जाएगा, तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे पिच। So pitch is equal to distance moved by the screw gauge, linear distance कितना मूव कर रहा है 4 मिलीमीटर, कितने रोटेशन में मूव कर रहा है 8 मिलीमीटर में, सॉरी 8 रोटेशन में, तो यू कैन राइट 4 मिलीमीटर divided by 8 complete rotation, that means 1/2 millimeter, so 1/2 millimeter is 0.5 millimeter। ये फर्स्ट हमने कैलकुलेट किया। सेकंड हमें कैलकुलेट करना है लिस्ट काउंट, सो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। और सर्कुलर स्केल पे डिवीजन आपको मिलेंगे 100, सो पिच 0.5 मिलीमीटर divided by 100, so list count is equal to 0.005 millimeter. Note that. Now next क्वेश्चन में गिवन 10 रोटेशन ऑफ सर्कुलर हेड, 10 रोटेशन यानी आपको पहले से रोटेशन गिवन है, 10 रोटेशन ऑफ सर्कुलर हेड ऑफ द स्क्रू इज इक्विवेलेंट टू 5 मिलीमीटर, यानी कितना एडवांस किया 5 मिलीमीटर। द सर्कुलर स्केल हैज 100 डिवीजन, सर्कुलर स्केल की डिवीजन गिवन है 100 एंड कैलकुलेट करना है लिस्ट काउंट। टर्म वापस से समझिए, 10 रोटेशन में कितना एडवांस हुआ 5 मिलीमीटर, और सर्कुलर हेड पे कितने डिवीजन गिवन है 100 डिवीजन, कैलकुलेट क्या करना है लिस्ट काउंट। तो पहले क्या फाइंड होगा, पहले फाइंड होगा पिच, पिच के बाद हम सॉल्व करेंगे लिस्ट काउंट। तो फर्स्ट हमने कैलकुलेट किया पिच, सो पिच कितना डिस्टेंस मूव किया 5 मिलीमीटर, कितने रोटेशन में मूव किया 5 मिलीमीटर इन 10 कंप्लीट रोटेशन, सो 5 मिलीमीटर बाय 10, so 5/2 1/2 millimeter and 1/2 millimeter is 0.5 millimeter, तो ये वैल्यू तो है पिच। सेकंड हमें कैलकुलेट करना है लिस्ट काउंट, सो पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन सर्कुलर स्केल, पिच इज 0.5 millimeter and number of divisions वो हमें given है 100, so 0.5 millimeter divided by 100, so list count is equal to 0.005 millimeter, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करें, सभी सिंगुलर पैटर्न से ही कैलकुलेट हो रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन, रीडिंग taken for diameter of wire with screw gauge shows 4 complete rotation, यानी 4 complete rotation तो चला, और 35 division on linear scale, then find diameter of the wire, ठीक है। अब एक बात ये बताएं कि अगर 10 रोटेशन में 5 मिलीमीटर चल रहा है तो 4 रोटेशन में कितना चलेगा, क्या वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे तो आपको मिलेगा कि लीनियर स्केल पे कितना आगे बढ़ा। नेक्स्ट आपको दिया है कि 35 डिवीजन किस पर आ रहे हैं सर्कुलर स्केल पे, सर्कुलर स्केल आपका वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल मतलब जो आपको प्रिसाइज रीडिंग प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 35 डिवीजन और सर्कुलर स्केल, तो उसको हम लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। ध्यान दें, अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्चुअल रीडिंग, जीरो एरर हमें नहीं दिया है, जीरो एरर हम यूज नहीं करेंगे। तो एक्चुअल रीडिंग का जो फॉर्मेट था, फॉर्मूला था, हमने पहले भी लिखा है कि लीनियर स्केल पे कितना आगे बढ़ रहा है, ठीक है। सर्कुलर स्केल मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट, तो लीनियर स्केल पे क्या रीडिंग आएगा प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी आप यूज करें, तो लीनियर स्केल प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग
मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। ठीक है, और ये वैल्यूज आप पहले से सॉल्व कर चुके हैं बिकॉज लिस्ट काउंट हमें पता है, सर्कुलर रीडिंग हमें पता है कि सर्कुलर स्केल पर आपको दिया कि 35 रीडिंग आ रही है, लीनियर स्केल में 4 रोटेशन आपने दिए। ठीक, सॉल्व करें। सो एक्चुअल रीडिंग is equal to 4 multiplied by 0.5 मिलीमीटर। ध्यान है 0.5 मिलीमीटर है क्या? 0.5 मिलीमीटर है आपका पिच जो 1 रोटेशन में आगे बढ़ेगा। डायग्राम के अकॉर्डिंग बिल्कुल आप समझें कि अगर हम इसको एक रोटेशन प्रोवाइड करते हैं, सिंगल एक रोटेशन प्रोवाइड करें तो लीनियर स्केल में कितना आगे बढ़ेगा। तो लीनियर स्केल का आपको बोला गया कि 4 रोटेशन दिए गए, तो हर रोटेशन में कितना आगे बढ़ रहा है 0.5 मिलीमीटर जो इसका पिच रहेगा, तो 4 रोटेशन में कितना बढ़ेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। तो ये तो है आपका लीनियर स्केल। यहाँ पे तो आपने दिए हैं 4 रोटेशन प्लस जो सर्कुलर स्केल आपके पास है, यहाँ पे रीडिंग आपको मिल रही है 0 से कहाँ तक चला गया 35 तक चला गया, तो ये मल्टीप्लाई होगा आपका लिस्ट काउंट से। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मिलीमीटर यानी लीनियर स्केल में कितना रोटेशन मल्टीप्लाई बाय पिच प्लस सर्कुलर स्केल में कितना आगे गया, सर्कुलर स्केल में आगे गया 35 डिवीजन, रिंग्स ये तो 35 डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट, और लिस्ट काउंट का वैल्यू 0.005 मिलीमीटर, 0.005 मिलीमीटर। हम दोनों को सॉल्व करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय हाफ इज 2 मिलीमीटर प्लस 35 into 5, so 35 into 5 gives value 175, so 0.175 millimeter. Reading is 2.175 millimeter. Actual reading जीरो एरर भी नहीं है, इसलिए हमने जीरो एरर यहाँ पे यूज नहीं किया। ठीक है, तो प्रोसेस हमें न्यूमेरिकल का इसी तरीके से रखना है। क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़ें। सर्कुलर हेड के डिवीजन आपको गिवन होंगे, कितना 1 रोटेशन में कितना आगे बढ़ रहा है वो आपको गिवन होगा, तो 1 रोटेशन में जितना डिस्टेंस वो करेगा वो आपको रिप्रेजेंट करता है पिच को। ठीक है, एंड पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, वो वैल्यू आपको देता है लिस्ट काउंट को। तो लिस्ट काउंट तक तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में अगर आपसे कभी रीडिंग पूछा जाता है तो रीडिंग के लिए हमें यूज करना पड़ता है बिल्कुल बेसिक पैटर्न। बेसिक पैटर्न लीनियर स्केल रीडिंग कितना आ रहा है प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। जीरो एरर का तभी हम यूज करते हैं जब आपको न्यूमेरिकल में यूज। तो हमने एक्चुअल रीडिंग कैलकुलेट किया, द आंसर इज 2.175 मिलीमीटर। नाउ The new term is accuracy. हमारे पास 2 टर्म आता है न्यूमेरिकल में, एक होता है एक्यूरेसी, सेकंड होता है प्रिसीजन। तो दोनों हमें लगभग सेम लगता है लेकिन हल्का सा दोनों में डिफरेंस है जिसको हमें समझना जरूरी है। क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू ट्रू वैल्यू, यानी ट्रू वैल्यू के पास में जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो जो भी हमारा आंसर आया वो ट्रू वैल्यू से कितने ज़्यादा पास का मतलब जैसे अगर हमारी ट्रू वैल्यू आई है 3.3 और जो रीडिंग आपने लिया है मेजर वैल्यू हुआ 3.2, सेकंड आपने मेजरमेंट किया वहाँ पे वैल्यू जनरेट हुआ 3.1। ध्यान है अगर हम ट्रू वैल्यू कंसीडर करते हैं 3.3, फर्स्ट रीडिंग जब आपने जनरेट करी तो वैल्यू इज 3.4, एंड सेकंड रीडिंग जब हमने जनरेट किया तो सेकंड रीडिंग लेने पर वैल्यू मिली हमें 3.2। ठीक, एंड यहाँ इसको कंसीडर करें 3.1, तो हम ये बोलेंगे कि जो फर्स्ट रीडिंग है, जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट से जो आपको रीडिंग मिल रही है वो ज़्यादा एक्यूरेट है बिकॉज ट्रू वैल्यू के वो पास में है। जबकि अगर हम फर्स्ट का ट्रू वैल्यू के साथ डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस इज 0.1, लेकिन अगर सेकेंड रीडिंग का ट्रू वैल्यू के साथ डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस इज 0.2। तो डिफरेंस होना चाहिए कम। डिफरेंस अगर कम है
तो जो रीडिंग हमारी आ रही है वो एक्यूरेट रीडिंग है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू ट्रू वैल्यू, क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू ट्रू वैल्यू, यानी मेजर्ड वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू के कितने पास है। अगर डिफरेंस बहुत कम है तो जिसका डिफरेंस कम होगा दैट विल बी मोर एक्यूरेट। सो फर्स्ट रीडिंग इज मोर एक्यूरेट। सेकंड टर्म आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन ये रिप्रेजेंट करता है कि हमने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस ले लिए, यानी सक्सेसिव मेजरमेंट की बात करें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, तो सक्सेसिव मेजरमेंट किस तरीके से एक दूसरे से डिफर करते हैं उस टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, प्रिसीजन से। सो डेफिनेशन इज इट इज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू व्हिच सक्सेसिव मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिफर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो दोनों जो हम रीडिंग्स ले रहे हैं, जैसे आप कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं आपको बोला जाता है कि 4 to 5 रीडिंग्स आप लें, तो जो आपने 4-5 रीडिंग ली उन सब में डिफरेंस कितना ज़्यादा है या कितना कम है। अगर उन सब रीडिंग्स में डिफरेंस होता है कम, तो हम ये बोलते हैं कि जो रिजल्ट है वो आपका मोर प्रिसाइज है। सेकंड, वो डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पे भी, कि डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रही है, जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगी रिजल्ट विल बी मोर प्रिसाइज। हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए हमें ट्रू रीडिंग दी गई है 3.567 और दो इंस्ट्रूमेंट ने इसको अलग-अलग रीड किया। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट से हमें वैल्यू मिला 3.4 सेंटीमीटर एंड सेकंड इंस्ट्रूमेंट से हमें वैल्यू मिला 3.78 सेंटीमीटर। अगर हम ये देखें कि दोनों रीडिंग्स में से कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, तो एक्यूरेसी के लिए हमें क्या देखना चाहिए, दोनों का डिफरेंस, यानी जो ट्रू रीडिंग के पास में है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं तो 3.567 माइनस 3.4 का जो रिजल्ट हमें मिलता है वो कम मिलेगा किससे, 3.78 माइनस 3.567 से। सेकेंड रीडिंग से जब आप इसको माइनस करेंगे तो अप्रोक्स हमें 1.9 के आसपास का आंसर मिल रहा है, और 3.4 और 3.567 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू हमें 0.167 के अप्रोक्स हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, एंड सेकेंड से अगर आप वैल्यू देखते हैं माइनस करके देखें तो 3.567 3.4, यहाँ जो रीडिंग आ रहा है वो 0.167 के अप्रोक्स आ रहा है। एंड सेकंड अगर हम 3.78 से इसका वैल्यू देखते हैं तो 3.567, सो यहाँ वैल्यू 3.2। ठीक है, तो दोनों में से कौन सी रीडिंग ट्रू रीडिंग के पास में फर्स्ट है, तो आप ये बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट रीडिंग है वैल्यूएबल मोर एक्यूरेट, लेकिन लेस प्रिसाइज भी है। क्यों? बिकॉज जो ट्रू रीडिंग है वहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट नंबर, डेसिमल के बाद 3 नंबर तक हम मेजर कर रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट आपको रीड करके दे रहा है वो डेसिमल के बाद केवल 1 नंबर दे रहा है। तो आप ये बोल देंगे कि एक्यूरेट तो है, मोर एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज। कौन सी रीडिंग? फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग आपकी मोर एक्यूरेट है लेकिन उसका प्रिसीजन कम है। लेकिन अगर हम सेकेंड रीडिंग की बात करते हैं तो सेकेंड रीडिंग लेस एक्यूरेट बिकॉज जो डिफरेंस है वो ज्यादा है, लेकिन प्रिसाइज मोर प्रिसाइज। प्रिसीजन का हमें पता कैसे चलता है, अगेन वही डेसिमल के बाद आप कितने नंबर मेजर कर पा रहे हैं। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आपकी आती है सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल, और यहाँ अगर हम मेजर कर रहे हैं तो ये जो वैल्यू है दैट इज 2 सिग्निफिकेंट फिगर, एंड फर्स्ट वाले में आपका जो रिजल्ट था वो 1 सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल। तो जितने ज़्यादा डेसिमल के बाद वैल्यूज को मेजर कर पाते हैं वो रिजल्ट हमारे लिए मोर प्रिसाइज होता है। तो सेम रीडिंग अगर आप 2 इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट करते हैं तो पहले आप ये देख सकते हैं कि दोनों में से कौन एक्यूरेट है, तो जिसका डिफरेंस कम हो तो एक्यूरेट, और जिसके डेसिमल के बाद नंबर ज़्यादा वो मोर प्रिसाइज आपको मिलेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल अगर हम ले लें, मान लीजिए हमें 2 क्लॉक की रीडिंग दी गई है, जो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड एंड फोर्थ, 4 अलग अलग की रीडिंग ली गई और ये मेजर कर रहा था फर्स्ट वाली क्लॉक 10:00 को एंड सेकंड क्लॉक आपकी मेजर कर रही थी 8:12। ठीक है, हम ये मानते हुए चल रहे हैं। तो फर्स्ट डे रीडिंग आया दोनों का, सेकंड डे
सेम टाइम पे यानी 24 आवर्स पे क्लॉक ए ने रीड किया दिस वैल्यू एंड क्लॉक बी ने रीड किया दिस वैल्यू। थर्ड डे फोर्थ डे इस तरीके से तीनों ने दोनों क्लॉक्स में चारों दिन अलग अलग रीडिंग हमें प्रोवाइड करी। नाउ द क्वेश्चन इज विच क्लॉक इज मोर प्रिसाइज या प्रेफरेबल, यानी दोनों में से हम किस क्लॉक को चूज करना पसंद करेंगे जिससे हमें रिजल्ट यानी जो रिजल्ट आपको मिल रहा है जो टाइम मिलेगा वो ज़्यादा एक्यूरेट मिले, ज़्यादा प्रिसाइज मिले। मेन चीज़ ये कि प्रिसीजन ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि प्रेफरेबल कौन है, यानी हम बात करते हैं प्रिसीजन, तो प्रिसीजन के लिए आपने डेफिनेशन लिखा था कि जो कंटिन्यूअस मेजरमेंट हम देखते हैं, जो सक्सेसिव मेजरमेंट हम देखते हैं, उनके बीच के डिफरेंस को देखा जाता है सक्सेसिव मेजरमेंट। इट इज द मेजर टू द एक्सटेंट टू व्हिच सक्सेसिव मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिफर फ्रॉम ईच अदर, यानी उनके डिफरेंस को देखा जाता है। अब इस डेफिनेशन का यूज न्यूमेरिकल में किस तरीके से करें, इस पॉइंट को हम समझें। सबसे पहले आप ये देखें कि मिनिमम रीडिंग क्या आ रहा है, मैक्सिमम रीडिंग क्या आ रहा है, दोनों ही केसेस में। तो अगर हम फर्स्ट केस को यहाँ पे देखते हैं तो फर्स्ट केस में हमें मैक्सिमम रीडिंग दिख रहा है 10, 0, 1, 13 एंड मिनिमम रीडिंग दिख रहा है 9, 59, 45। तो मैक्सिमम और मिनिमम तो ये एक रेंज बन गया जहाँ तक आपका आंसर डिफर कर रहा है 4 डेज की रीडिंग्स में। तो क्या आप इन दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं? ठीक है, डिफरेंस अगर हम देखें तो फर्स्ट क्लॉक के लिए टाइम आपको मिला 10, 1, 13, 9, 59, 45। तो 10, 1, 13, 9, 59, 45 क्लॉक एक। तो अगर आप दोनों रीडिंग्स में डिफरेंट देखें तो कितना डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ सेकेंड, तो 10 तक जाने के लिए 15 सेकेंड्स लगेंगे, उसको मैक्सिमम करके देखें। फिर 10 से 10.01 यानी 10 बजे से लेकर 10:01 तक जाने में कितने सेकंड्स लगेंगे, 60 सेकंड। और 10:01 से लेकर 10:01 13 सेकंड तक जाने में कितना टाइम लगेगा, 30 सेकंड। तो दोनों रीडिंग्स में जो टोटल डिफरेंस आपको मिल रहा है दैट इज 88 सेकंड। लेकिन अगर हम क्लॉक बी की बात करें तो क्लॉक बी का मैक्सिमम एंड मिनिमम, सो मिनिमम हमें दिख रहा है 8, 11, 58 एंड मैक्सिमम जो 13 की टर्म में 8, 13, 0, 8, 11, 58 एंड 8, 13, 02 मैक्सिमम एंड मिनिमम। 8, 13, 02 एंड मिनिमम इज 8, 11, 58। दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो 8, 11, 58 टू 8, 12 2 सेकंड में मिलेगा। फिर 12 से 13 तक जाने में 60 सेकंड्स मिलेगा एंड 60 टू 13 से 13:02 जाने में अगेन 2 सेकंड। दोनों में डिफरेंस आया 64 सेकंड का। तो डिफरेंस कौन सी क्लॉक के लिए कम, डिफरेंस हमें बी क्लॉक के लिए कम मिल रहा है। सो वी कैन से क्लॉक बी इज मोर प्रिसाइज। ठीक है, तो जिसके लिए रीडिंग्स में डिफरेंस कम आता है वो हमारी मोर प्रिसाइज